Dear student, welcome to my YouTube channel Education for Polytechnic and Engineering. डियर स्टूडेंट, हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का यूनिट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को शुरू किए थे, जिसमें हम लोग 6 तक उसका जो प्लानिंग हम लोग देख रहे थे, तो उसमें 6 तक पढ़ चुके थे। अब 7वां क्या है, इलिंगेंस। इलिंगेंस को हम लोग पढ़ेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिस भी स्टूडेंट को हमारा वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिएगा एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग, और वहाँ पे आपको मेरा साइट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, और पिछले वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जिसको जिसको भी चाहिए या देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का नेक्स्ट पार्ट, इलिंगेंस। इलिंगेंस को समझते हैं, उसका डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। इलिंगेंस इज द ग्रांड grand appearance of a building attained mainly owing to the elevation, which in turn depends on plan. It depends upon proper positioning of doors, windows, balcony और roofs और staircase। देखिए, इलिंगेंस मतलब क्या होगा कि हम लोग जो बिल्डिंग ड्राइंग का प्लान करेंगे, तो वो मतलब कितना बाहर से हम लोग जब बिल्डिंग को देखें तो वो कितना अच्छा से अच्छा दिखे। यहाँ पे एक टर्म आया एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है कि आप अगर बिल्डिंग ड्राइंग बनाए, तो बिल्डिंग ड्राइंग बनाने के बाद आपका फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट में आपका बिल्डिंग कैसा दिखेगा। तो जैसे कि मान लिया जाए कि मैंने बिल्डिंग बनाया, ये बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग में आगे से सामने से मेरा बिल्डिंग किस तरह से दिखेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। जैसे हमारा हमने 2 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया, तो यहाँ पे देखिए कि फ्रंट व्यू में हम लोग क्या किए, ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। तो ये मान लिया जाए कि ऊपर वाला क्या है, सपोज कर रहे हैं ये ऊपर वाला आपका रिटेनिंग वाल है, मतलब कि ऊपर में हम लोग जो रेलिंग देते हैं रूफ पे। और ये मान लिया जाए कि ऊपर वाले छत का ये हमारा डोर है, ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो है। और नीचे वाला का भी ये डोर है और ये विंडो है। तो देखिए, एलिगेंस मतलब क्या हो गया कि आप अपने बिल्डिंग को किस तरह से मतलब अच्छा से अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकें। देखिए, अब देखिए डोर और विंडो का पोजीशन से भी लुक चेंज होता है। यहाँ पे देखिए डोर और विंडो का पोजीशन है तो ये किस तरह दिख रहा है, यहाँ पे जब चेंज कर दिया तो यहाँ पे किस तरह दिखता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है कि आप जो अपना बिल्डिंग ड्राइंग बनाएं तो उसका जो फ्रंट व्यू हो या एलिवेशन हो वो किस तरह से दिखे। तो वो डियर स्टूडेंट, वो अच्छे से अच्छा दिखेगा तभी तो आपसे डिजाइनिंग करवाएगा कोई। और अच्छा दिख कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो वो अच्छा दिखने के लिए ही बनाता है। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग को अच्छा मतलब एलिगेंस होना चाहिए, मतलब अच्छा दिखने में बिल्डिंग लगे, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिलेक्टिंग सुपीरियर बिल्डिंग मटेरियल फॉर फेसिंग एज पॉलिश स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और मोसिक्स। देखिए, हम लोग को अगर मान लिया जाए कि बिल्डिंग को अच्छा से अच्छा दिखाना है, तो वहाँ क्या करेंगे, अच्छा से अच्छा हम लोग टाइल्स लगाएंगे, स्टोन लगाएंगे जो पॉलिश स्टोन है। जैसे ग्रेनाइट ब्लैक कलर का होता है, वो अगर पॉलिश फॉर्म में रहता है तो बहुत अच्छा दिखने में लगता है। तो ग्रेनाइट का, फिर देखिए मार्बल। मार्बल तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग फ्लोर पे मार्बल बिछाते हैं तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मोसिक्स, ये क्या है कि टाइल्स है, एक तरह का टाइल्स। आप लोग देखे होंगे टाइल्स में डिजाइनिंग होता है, फोटो वोटो बना हुआ है, कुछ फूल बना हुआ है, तो उसको ही बोलते हैं मोसिक्स। मोसिक्स बोलते हैं।
तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग पॉलिश स्टोन लगाएंगे, मार्बल लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा बिल्डिंग का खूबसूरती और निखरेगा। तो सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। प्रोवाइडिंग प्रोजेक्शन लाइक द सनसेट्स बालकोनी अप्रोच विथ और विदाउट पर परगोला ओपनिंग। देखिए, सनसेट्स मतलब क्या हो गया, जो हम लोग खिड़की के आगे में हम लोग छज्जा टाइप से निकालते हैं, ठीक है, उसको सनसेट्स बोलेंगे। बालकोनी, बालकोनी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो बालकोनी, और यहाँ पे एक एक चीज आया, एक टर्म परगोला। परगोला क्या होता है? परगोला हम लोग समझते हैं। परगोला देखिए कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप कुछ भी बनाएं, जैसे मान लिया जाए कि एक छत बनाए, मान लिया जाए छत बनाए, और छत के बगल में मान लिया जाए कि इस तरह का रूफ डिजाइन किए, ठीक है। ये मान लिया जाए पूरा छत है, ये आपका पूरा छत है। तो रूफ के बगल में क्या किए, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या किए, ये एक बीम डाल दिए, ये एक बीम डाल दिए, ठीक है, ये बीम डाल दिए। उसके बाद इधर से भी बीम डाल दिए, इधर से भी बीम डाल दिए, और इधर से भी बीम डाल दिए। तो ये क्या हो गया कि ये बीम बीम आपको दिख रहा है, और ये जो है खाली स्पेस दे दिए। तो इस टाइप का अगर डिजाइनिंग होगा, क्या होगा, ऊपर में छत होगा, लेकिन वो छत कैसा होगा, आपका जाली नुमा होगा, वो छत जाली नुमा होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परगोला। तो ये अगर ये सब डिजाइनिंग अपने बिल्डिंग में करेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग में करेंगे, तो उसका एलिगेंस मतलब अच्छा दिखेगा, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो उसका भी यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग का खूबसूरती को बढ़ाएंगे। प्रोवाइडिंग बे विंडोज और कॉर्नर विंडोज। बे विंडोज क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आप विंडो प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये विंडो क्या था, वॉल के साथ था, अटैच था। तो अब क्या करेंगे, इसी वॉल में थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के फिर विंडो का हम लोग डिजाइनिंग करेंगे पूरा अच्छा से। बाहर के तरफ निकाल के देखिए, ये बाहर के तरफ अगर निकाल दिए तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो ये बाहर के तरफ निकाल के हम लोग क्या करेंगे, विंडो का डिजाइनिंग करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, बे विंडोज। आप लोग ने देखा होगा कि जैसे ये वॉल है, अब वॉल में जैसे कि कुछ इस तरह से कहीं पे विंडो निकला हुआ है, तो इसको बोलेंगे बे विंडोज। और उसके बाद वो कॉर्नर विंडो, तो कॉर्नर विंडो आप लोग जानते ही, कॉर्नर में जो विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिगेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बिल्डिंग ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद आता है 8वां नंबर, सैनिटेशन। सैनिटेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे। फॉर सैनिटेशन बी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन फैसिलिटी फॉर जनरल क्लीनिंग एंड सैनिटरी कन्वेंसेस टू मेंटेन द हाइजेनिक condition of the building. Light is properly significance. Sunlight destroy of the diseases germs. This is also the valuable health giving properties of ultraviolet rays in क्लीन सनलाइट। देखिए, सैनिटेशन मतलब क्या होता है, सैनिटेशन मतलब होता है कि आपके बिल्डिंग में सन सनलाइट, या फिर क्या होता है, एयर का आपके बिल्डिंग में इंट्रेंस के लिए जो भी हम लोग उसमें काम करते हैं, उसको बोलते हैं सैनिटेशन। जैसे सैनिटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन दे देते हैं, विंडोज देते हैं। तो ये सब क्या है, सैनिटेशन का एक माध्यम है। सैनिटेशन में मीन्स क्या कि हमारे बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशन रहे। देखिए, अब सनलाइट आने से क्या होगा, सनलाइट आने से हमारा जो बिल्डिंग का एनवायरनमेंट होगा वो हेल्थी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किचन का अगर हम लोग बात करें, तो किचन में क्या होता है, किचन में जर्म पैदा हो जाता है, ठीक है। कैसे, वहाँ पे खाने पीने का सामान होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जर्म उर्म पैदा ले लेगा। तो वो क्या होगा कि जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या मर जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बिल्डिंग है हाइजेनिक हो जाएगा, ठीक है। हमारा बिल्डिंग हाइजेनिक हो जाएगा और हेल्थी हो जाएगा, मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आपके बिल्डिंग को एक अच्छा डिजाइनिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, बिल्डिंग का सैनिटेशन भी बहुत अच्छे से डिजाइनिंग होना चाहिए,
ठीक है। तो ये था आपका सैनिटेशन। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ये तो बहुत आसान है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दैट ए रूम विच इज प्लान्ड फॉर वन फंक्शन बी यूज्ड फॉर अदर इफ रिक्वायर्ड। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई रूम का डिजाइन किए, ठीक है, रूम का डिजाइन करते थे। रूम का डिजाइन में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज को डिजाइन करते थे। जैसे किचन का डिजाइन हो गया, फिर क्या हो गया, फिर हॉल हो गया, फिर डाइनिंग रूम हो गया, कॉमन रूम हो गया। तो ये सब हम लोग क्या करते थे, बिल्डिंग का ड्राइंग करते थे। तो उसमें क्या करते थे कि जैसे कि अगर हम लोग बिल्डिंग में जैसे हम लोग कॉमन रूम बनाए, हॉल बनाए, या फिर अदर कंपोनेंट जो भी बनाए, तो वो हम लोग कब बनाते थे, जब हमारे पास स्पेस रहता था। तो स्पेस रहता था तो हम उसको बना लेते थे। अगर जहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कम से कम रूम बना के ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। तो उसी तरीके से अगर जैसे मान लिया जाए कि हमको कहीं पे स्टडी रूम बनाना है, तो स्टडी रूम को हम ऐसा डिजाइन करें कि स्टडी रूम का स्टडी रूम भी हो जाए, और अगर हमारे पास गेस्ट आए तो गेस्ट रूम के रूप में भी यूज कर सकें। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर किसी चीज को डिजाइन किए, तो डिजाइनिंग का मतलब है कि उस रूम को केवल उसी के पर्पज से यूज नहीं करें, अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो उसको दूसरे पर्पज से भी यूज कर लें। जैसे कभी कभी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास स्पेस कम होता है तो हॉल का डिजाइन करते हैं, हॉल का डिजाइन कर लेते हैं, और डाइनिंग रूम के लिए अगर स्पेस नहीं है तो हम हॉल को ही क्या करते हैं, डाइनिंग रूम के पर्पज से भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और हॉल के पर्पज से भी यूज कर लेते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे ऐसा करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को हम लोग एक से ज्यादा पर्पज से यूज कर सके। अब देखिए आते हैं हम लोग फर्नीचर रिक्वायरमेंट। तो फर्नीचर रिक्वायरमेंट क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन, उसके बाद समझेंगे। इट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए रूम डिसाइड द required furniture generally when non-residential buildings are being planned according to furniture equipment and other features. In the designing any building, the architect should take the furniture in account which occupant will use. It is better to prepare a sketch and indicating the position of furniture, which helps the position of doors, windows, circulation space, size of room, etc. तो देखिए, ये फर्नीचर रिक्वायरमेंट को हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल से। तो देखिए फर्नीचर रिक्वायरमेंट में क्या होता है। देखिए फर्नीचर रिक्वायरमेंट जो है हमारा क्या है, ये किसी भी रूम को यूज करने के लिए एक इनिशियल चीज होता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग बेडरूम का अगर यूज कर रहे हैं, तो बेडरूम में क्या, बेडरूम बना दिए, और जैसे बेडरूम हम बना दिए और बेडरूम बना के उसमें हम लोग क्या सो सकते हैं, स्लीपिंग कर सकते हैं नहीं। तो उसमें क्या करना होगा, आपको फर्नीचर डालना होगा। फर्नीचर में जैसे कि आपको वहाँ पे बेड के लिए पलंग डाल देना होगा, ठीक है, कोई कोई चौकी भी डाल सकता है, तो ये पलंग आपको डालना होगा। तो ये इस रूम, जैसे कि ये रूम था, बेडरूम था, ये बेडरूम था, तो बेडरूम का फंक्शन था हम लोग को आराम करना। तो उस फंक्शन को कौन प्रोवाइड किया, बेड किया। आप रूम बना लीजिएगा, उससे आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा। उसको यूटिलाइज करने के लिए वहां पे आपको फर्नीचर डालना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको क्या होगा, फर्नीचर रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, या उसका फर्नीचर रिक्वायरमेंट ही उस रूम को फुलफिल करता है कि वो कैसा होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप डाइनिंग रूम का बात कर ले, तो डाइनिंग रूम में आपको क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। तो किस चीज के लिए, आपको डिनर करने के लिए होना चाहिए, फर्नीचर डिनर करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिनर टेबल हो गया। तो इसी प्रकार से मतलब कि
अगर डिफरेंट डिफरेंट रूम होगा तो वहाँ पे फर्नीचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो वो फर्नीचर ही बताता है कि इस रूम को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो भाई रूम तो आपका वैसा ही होगा, एक में लेंथ ब्रीथ लंबा चौड़ा ही होगा, लेकिन इस रूम को कैसे हम लोग बोलेंगे कि ये किस चीज के लिए यूज करेंगे, तो फर्नीचर ही ना बताता है कि भाई इस रूम को हम लोग इसलिए यूज करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। अब जैसे मान लिया जाए हम लोग करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे हमारा कॉलेज हो गया है, तो ये हो गया किस टाइप का बिल्डिंग, ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गया, ठीक है, या पब्लिक बिल्डिंग हो गया। तो इस टाइप का बिल्डिंग में अगर हम लोग को रूम का डिजाइन करना है तो उसमें कितना स्पेस चाहिए, वहाँ पे डोर विंडोज कहाँ पे होगा, तो ये सारा चीज कौन डिसाइड करेगा, फर्नीचर ही डिसाइड करता है। देखिए कैसे, तो इस फिगर से हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारा, हम किसी कॉलेज में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ का बात करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को मान लिया जाए कि एक रूम में मिनिमम हमको 10 लड़के का रिक्वायरमेंट है, 10 लड़के के लिए हमको रूम को डिजाइन करना है। तो ये मान लो कि 10 लड़के के लिए हम रूम डिजाइन कर रहे हैं, तो 10 लड़के के लिए रूम डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को एक साइड सॉरी यहाँ 10 लड़के के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको 10 टेबल चाहिए, ठीक है। एक पे सपोज कि एक पे एक ही लड़का बचेगा बैठेगा, तो ये टेबल 1 टेबल 2 इस तरह से हम लोग क्या किए, टेबल को हम लोग अरेंज किए। तो टेबल को अरेंज करने के बाद हमको पता चला कि इसको अरेंज करने के बाद इसका टोटल कितना लंबाई हो जाता है, इसका चौड़ाई मान लिया जाए कि इसका चौड़ाई 2 फीट है, इसका चौड़ाई 2 फीट है और इधर 3 फीट है मान लिया जाए, या इधर मान लिया जाए 3 फीट है, इधर 3 फीट है और इधर 2 फीट है। मान लिया जाए कि इसका जो है ये लंबाई, इधर देखिए दूसरे फिगर से समझते हैं। तो इसका मान लिया जाए कि ये आपका रूम था, ठीक है। अब फर्नीचर के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे टेबल डेस्क लगाना था, तो इसका मान लिया जाए कि ये लंबाई कितना था, 3 था, 3 फीट मान लेते हैं, 3 फीट, और ये लंबाई 2 फीट है, मान लिए 2 फीट है। तो ऐसे ही ये लंबाई 3 फीट हो गया, ये 2 फीट हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या किए, अब अरेंज किए। तो हमको कितना एक साइड कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए। तो 5 चाहिए, तो आपको लंबाई और चौड़ाई का आइडिया लग गया होगा कि यहाँ इधर हमको 3 चाहिए, इधर कितना था 3 फीट, ठीक है, और इधर कितना था 2 फीट। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो अब देखिए इधर आपका 10 फीट हो गया, इधर कितना 3 फीट, तो 10 या 30 फीट, ठीक है, सॉरी 10 सॉरी इधर हो गया 3 फीट ऊपर में, और इधर कितना हो गया 10, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 30 फीट। तो हमको एक साइड में कितना चाहिए स्पेस 30 फीट, और इधर कितना चाहिए 30 फीट। तो हमको तो सबसे पहले आप हमको क्या हो गया, रूम का आइडिया लग गया, एक साइड 30 फीट प्लस फिर 30 फीट चाहिए, तो ये आइडिया लग गया। स्केच से हम लोग पता लगा लिया कि इसका जो हमको टेबल रखने के लिए जो स्पेस चाहिए 30 दूनी 60 फीट चाहिए। उसके बाद देखिए इधर 2 फीट मान लिया जाए सर्कुलेशन के लिए, स्टूडेंट लोग आके बैठेगा या इसको इधर जाना है तो, या झाड़ू उड़ू लगाना है तो क्या करना होगा, सर्कुलेशन के लिए 2 फीट इधर छोड़ दिए, बीच में 4 फीट छोड़ दिए, इधर फिर 2 फीट छोड़ दिए। तो आप बताइए आपको इधर 2 फीट चाहिए, इधर 4 फीट, बीच में 4 फीट, तो ये जो 4 फीट छोड़ रहे हैं इधर फिर 2 फीट छोड़ रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये आपको सर्कुलेशन के लिए बता रहा है, ठीक है, कि हम लोग जो इसमें मूव करेंगे तो उसके लिए ये स्पेस बता रहा है। तो जैसे कि मान लिया जाए अब इधर के सर्कुलेशन के लिए हो गया, अब इधर टीचर आएगा, तो टीचर के लिए भी तो आपको जगह चाहिए सर्कुलेट करने के लिए। तो और यहाँ पे जैसे कि वो कुछ हाइट पे ये एक फर्नीचर लगाएगा, कुछ हाइट पे फर्नीचर लगाएगा जिससे वो स्टूडेंट को आराम से देख पाए, तो ये भी स्पेस कुछ होगा, ठीक है, तो ये भी स्पेस होगा। तो इसका स्पेस मान लिया जाए कि ये हो गया, मान लिया जाए कि ये 10 फीट है, ठीक है, और इधर मान लिया जाए 5 फीट है, तो इधर 10 फीट इधर 5 फीट, तो ये कितना हो गया प्लस ये हो गया 10 फीट इंटू 5 फीट इक्वल टू 50 फीट। तो उसके बाद और सब जो स्पेस मान के चलते हैं इधर भी 2 फीट चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, जो भी बता रहा है इधर 2 फीट इधर 4 फीट इधर, ये बता रहा है आपका टोटल स्पेस कितना रिक्वायरमेंट होगा,
किसके लिए? एक रूम के लिए। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एक अंदाज लग जाएगा कि कितना, मान लिया जाए कि इधर सारा, इधर भी जोड़ें, इधर भी जोड़ें, इधर भी जोड़ें, सब मिला के मान लिया जाए कि हमको यहाँ पे सब जोड़ने के बाद यहाँ पे हमको 500 स्क्वायर फीट का अगर रूम बनाना है, तो उसके लिए 500 स्क्वायर फीट के लिए रूम बनाना, तो हमको फॉर्मूला पता है कि L इंटू बी इक्वल टू एरिया, यही होता ना। तो इससे हम लोग L इंटू बी निकाल सकते हैं। और एक चीज हमको पता है कि अगर हम लोग को रेक्टेंगल रूम बनाना है, काहे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर रेक्टेंगल रूम बनाना है तो L इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1.2 टू 1.5 बी। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या L का डिजाइन कर लेंगे, L को यहाँ बैठा देंगे तो वहां से लेंथ और ब्रीथ निकल जाएगा। तो ये हो गया क्या, हम रूम का साइज निकाल लिए। रूम का साइज निकाल लिए किसके? फर्नीचर के अकॉर्डिंग, सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए डोर विंडोज का भी साइज उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं फर्नीचर के। अब यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको लाइटनिंग के लिए और एयर के लिए तो विंडो चाहिए ही, तो यहाँ विंडो प्रोवाइड कर दिए, यहाँ विंडो प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे टीचर है तो इसके लिए विंडो प्रोवाइड कर दिए। अब देखिए इस साइड में भी विंडो हम लोग प्रोवाइड कर दें, यहाँ। अब डोर, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट है। अगर एक ही गेट से एग्जिस्ट रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। तो इस यहाँ पे 2 डोर हम लोग प्रोवाइड कर दिए। तो देखिए अब फर्नीचर रिक्वायरमेंट के अनुसार ही टोटल आपके रूम का प्लानिंग हुआ ना। तो यही कहता है कि फर्नीचर रिक्वायरमेंट का स्टडी करना बहुत जरूरी है किसी भी रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमी का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। द बिल्डिंग शुड हैव मिनिमम फ्लोर एरिया विथ मैक्सिमम यूटिलिटी। इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, हेंस इट विल बी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो देखिए फ्लोर एरिया मतलब क्या? साइज। ठीक है, साइज, रूम का साइज, या फिर आप मान लिया जाए कि हॉल का साइज, या बेड मान लो किचन का साइज। तो ये क्या हो गया, एक तरह का फ्लोर एरिया। ठीक है, तो ये सारा चीज मिलके क्या डिसाइड करता है? फ्लोर एरिया। अब देखिए आप फ्लोर एरिया जितना ज्यादा रखिएगा, ठीक है, जितना ज्यादा रखिएगा फ्लोर एरिया, जितना ज्यादा रखिएगा तो उतना ज्यादा आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जितना बड़ा आप बिल्डिंग बनाइएगा, जितना आपको चौड़ा बिल्डिंग जितना आपको एरिया वाइज ज्यादा बिल्डिंग कवर करना है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा लगेगा। तो क्या कहता है कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग करें कि बिल्डिंग के फ्लोर एरिया को कम रखें, बिल्डिंग के एरिया को कम रखें, लेकिन ऐसा कम रखें कि उसमें मिनिमम फ्लोर एरिया के साथ मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। हम लोग फ्लोर एरिया कम कर दें लेकिन वहां पे जो यूज उसका मैक्सिमम हम कर सके। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा बना दिए हमको अब यूज ही करने में दिक्कत हो, नहीं, एक स्टैंडर्ड लेंथ ब्रीथ के साथ हम लोग डिजाइन करें रूम का, हॉल का, ताकि उसका यूटिलिटी भी अच्छे तरीके से हो और हमको कम से कम कॉस्ट में बन जाए। तो उसके लिए देखिए अगर इकोनॉमी कैन अचीव्ड बाय, अब देखिए इकोनॉमी कैसे अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग सिंपल एलिवेशन। ठीक है, अब सिंपल एलिवेशन, जैसे मान लिया जाए कि ये था एलिवेशन था। अब एलिवेशन तो हम बना दिए, अब यहाँ पे क्या किए, एलिवेशन में हम बहुत सारा डोर विंडो, मान लिया जाए कि इसी में 2 डोर प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे एक और डोर प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे बीच में एक विंडो प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, मान लिया जाए ये विंडो प्रोवाइड कर दिए, इधर डोर प्रोवाइड कर दिए, ऊपर में और मान लिया जाए कि डोर प्रोवाइड कर दिए, और मान लिया जाए कि फिर उसके बाद यहाँ जो हम लोग यहाँ पे एलिवेशन बनाए उसमें मान लिया जाए बालकोनी ज़्यादा निकाल दिए, फिर उसमें और सारा फंक्शन यूज कर लिए, जैसे कि ये मान लिया जाए कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो वो क्या करेगा, बिल्डिंग के कॉस्ट को बढ़ाएगा। मतलब जितना अच्छा से अच्छा बिल्डिंग यूज करेंगे, मान लिया जाए कि एलिवेशन में हम टाइल्स लगा दिए पूरे में, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट ही बढ़ाएगा ना। तो इसीलिए कहता है कि आप जो है एलिवेशन सिंपल बनाए, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा। उसके बाद देखिए रिड्यूसिंग द स्टोरी हाइट। अब स्टोरी हाइट हम लोग क्या करेंगे, अगर कम रखेंगे तो उसमें मटेरियल कम लगेगा,
ठीक है, उसमें सीमेंट कम लगेगा, ब्रिक्स कम लगेगा, ठीक है, तो उसमें कंक्रीटिंग कम करना होगा, तो उससे भी हमारा क्या होगा, बिल्डिंग इकोनॉमिकल होगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का जितना पॉइंट था 11 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को हम लोग यूनिट 2 के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।